हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। लर्निंग इज ऑन। तो अभी आप देख सकते हो यूजीडब्ल्यू बिटसैट सीयूईटी 2024 के लिए आज से हम हमारी इस साल के लिए नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे फंक्शंस ग्राफिकल क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स। हमें पता है कि यूजीडब्ल्यू 2024 के एग्जाम में हमारा जो एसयूपीआर और रीप ये जो दो सेक्शन होते हैं, इसमें रीप सेक्शन में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे पिछले साल के लेक्चर्स में हमने थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादातर कवर किया है, तो हमारा यहाँ पे ट्राई रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करें। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हर क्वेश्चन में आपको वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना है और बाद में वीडियो कंटिन्यू देखते हुए उसका सोल्यूशन निकालने का अप्रोच ये आप सबको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने अभी आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये सवाल आप एक बार पढ़ लीजिए। ओके, तो आप देख सकते हो कि सवाल में लिखा है लेट एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 7x साइन एक्स। देन इक्वेशन, ये बहुत एक बड़ा लंबा सा इक्वेशन हमें दिया है और हमें कहा है कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। देखिए ग्राफिकल मेथड्स इन मैथमेटिक्स का ये पोर्शन हमारा शुरू है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारा अप्रोच ग्राफिकल कैसा रहेगा ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे डिस्कस करते हैं। आराम से देखना है, अपने नोट्स खुद से बनाने हैं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि हमें जो फंक्शन दिया है एफ एक्स, वो हम यहाँ पे लेते हैं, वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 7 साइन एक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा हम देख लीजिए। ये फंक्शन हमने यहाँ पे लिया है। हाँ, अब हमसे कहा गया है कि ये जो फंक्शन है इसमें इस फंक्शन को सेटिस्फाई करते हुए हमें इस इक्वेशन के वैल्यू में कितने रूट सेटिस्फाई करेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले एक काम हमें करना होता है, जैसे ऑप्शन हमसे कहते हैं कि 1 रियल रूट 2 रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। रियल रूट्स कौन से होते हैं? जब भी हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है उसे हम उसके रियल रूट्स कहते हैं। ओके, तो अगर हमें फंक्शन में ये जो फंक्शन है एक्स एक्सिस में कितनी जगह पे कट करेगा ये अगर हमें देखना है, तो हमें इस फंक्शन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा, जिससे हमें इसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी ध्यान में आ सकते हैं और उसी के साथ हमें ये भी समझ में आ सकता है कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, या कब वो एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा, मतलब उसका टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया है इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे एफ डैश एक्स हम निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 100 दिखता है आपको, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। तो हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया। अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट हमें बात करनी है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बनी है और इस क्वाड्रेटिक का अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालोगे तो वो निगेटिव आता है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता है इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हुए इस फंक्शन का डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे वो निगेटिव आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन निगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है मतलब फंक्शन पॉजिटिव है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एफ डैश एक्स ये जो फंक्शन बना है इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम इसे ओवरऑल क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, जीरो से बड़ा। ओके, कहीं पे जीरो भी हो सकता है, मतलब हम देख सकते हैं इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। ये अब हम यहाँ पे
कर सकते हैं। तो हम इस फंक्शन को ग्रेटर देन 0 ही करेंगे क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। ऐसा भी हम मान सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ये हमें यहाँ नहीं देखना है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो फंक्शन है 3x² + 2x + 100 + 7 cos x, ये जो पूरा फंक्शन है ये होगा इंक्रीजिंग, मतलब ग्रेटर देन 0। अब हम ऑब्वियसली कंडीशन यहाँ पे रखते हैं कि ये जो x होता है वो सभी रियल नंबर्स के डोमेन में आता है। अब ये नंबर अगर इंक्रीजिंग है तब हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि f(x), f(2), f(3), यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, हम इसे यहाँ पे दुरुस्त कर लेते हैं। ये f(x) नहीं है, f(1) है। ओके, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप मान सकते हो कि अगर हम इसे ग्रेटर देन 0 रखते हैं मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। मान ले कोई इस तरह से ये फंक्शन है तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं f(1) या हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ऑब्वियसली ये अगर 1 होगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मान ली यहाँ पे हम 1 लेते हैं, देख लीजिए आराम से समझ लीजिए, यहाँ पे अगर 1 मानते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ये 2 मानते हैं तो इसकी वैल्यू, और यहाँ पे 3 मानते हैं तो इसकी वैल्यू। इससे हमें यह पता चलता है कि जो f(1) बनेगा ये f(1) है, ये f(2) और ये f(3) है। तो इन तीनों फंक्शन में आप वैल्यू को अगर कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि f(1) इज लेस देन f(2) इज लेस देन f(3). तो अब हम इन तीनों फंक्शन की ये जो वैल्यूज है इसे हमारे इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए f(1), f(2), f(3) की ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इससे अब हम एक लेट करते हैं कि ये जो f(1) है, ठीक है, एक काम करेंगे, लेट f(1) को हम a मानेंगे, f(2) लेट से b है और f(3) ये c है। तो हमारा ये जो पूरा फंक्शन है ये कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो y माइनस fx, f(1) है वो, y माइनस f(2), y माइनस f(3), ऊपर 1 2 3 है। ओके, तो y माइनस f(1) प्लस 2 टाइम्स y माइनस f(2) प्लस यहाँ पे 3/y माइनस f(3), और हमें दिया गया है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। देखिए ये इक्वल टू 0 दिया है। अब हमने f(1), f(2), f(3) को abc एज्यूम किया है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/y माइनस a, 2/y माइनस b और 3/y माइनस c इक्वल 0। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से क्या होगा, यहाँ पे y माइनस a है तो हम न्यूमरेटर में इधर y माइनस b और y माइनस c एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे ऑब्वियसली, प्लस यहाँ पे हम देखते हैं y माइनस b है तो यहाँ से एलसीएम से बनेगा y माइनस a, y माइनस c, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बनेगा 3 टाइम्स, ये y माइनस c है तो y माइनस a और y माइनस b। ओके, और ये पूरा एलसीएम डिनोमिनेटर में आएगा, ये एलसीएम आरएचएस में जाके वो 0 के बराबर बनेगा। क्लियर? तो अब आप देख सकते हो कि ये एक y का बहुत बड़ा फंक्शन हमारे पास आ गया है और इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन को देख लीजिए, ये जो फंक्शन हमारे पास है ये, इसे हम कोई और एक नाम देते हैं, लेट्स सी ये है फंक्शन इन y, ठीक है। अब देखिए हाँ, एक बात आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ये जो है यहाँ पे 2 आने वाला है, हमने जैसे यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे +2 आना जरूरी है, तो ये +2 टाइम्स y माइनस a, y माइनस c बनेगा। ओके, अब ये जो पूरा फंक्शन है इसे हम कोई और फंक्शन मान लेते हैं 5y। अब देखिए ये जो y है इसमें हम बारी बारी a b c ये वैल्यूज रख के देखेंगे। तो अगर हम फाई ऑफ a निकाल के देखते हैं तो देखिए यहाँ से ये 0 बनेगा, अगर y को हम a से रिप्लेस करते हैं यहाँ से भी 0 बनेगा,
इसका मतलब है हमारे पास ये दो टर्म जीरो बनने के कारण ये बचेगा a माइनस बी और a माइनस सी। ठीक है, इसका मतलब है a माइनस बी और a माइनस सी का प्रोडक्ट कैसा होगा। अभी हमने देखा था कि a इज लेस देन b इज लेस देन c, क्योंकि f(1), f(2), f(3) को हमने abc एज्यूम किया है। इसका मतलब यह है कि a b से छोटा है। अगर a b से छोटा है तो ये वैल्यू निगेटिव बनेगी। ओके, और ये a c से भी छोटा है, मतलब ये भी निगेटिव बनेगी। तो निगेटिव इंटू निगेटिव, ओवरऑल ये वैल्यू तो हमें पॉजिटिव मिलने वाली है। इसका मतलब a अगर हम डोमेन पॉइंट में लेते हैं तो उसकी जो कुछ वैल्यू बनने वाली है वो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ये वैल्यू बनेगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे फाई बी लेते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे ये फंक्शन जीरो बनेगा। ठीक है, देखिए हम इसे किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ से जीरो बनेगा तो हमारे पास बचता है 2 टाइम्स y माइनस ए वाई माइनस सी। अब ये फंक्शन को आप एनालाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे कर सकते हो। फिर ये जो y है अब हम इसे b से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसे हम लिखेंगे b माइनस ए यहां से और ये b माइनस सी। अब देखिए b a से बड़ा है, b a से बड़ा है, मतलब ये जो वैल्यू है पॉजिटिव बनेगी, लेकिन b c से छोटा है, मतलब ये निगेटिव बनेगी। तो प्लस और माइनस का ये जो प्रोडक्ट है ओवरऑल ये निगेटिव बनेगा। अब ये 2 का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये निगेटिव बनता है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल वैल्यू तो निगेटिव बनने वाली है। उसी के साथ हम फाई सी अगर देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से एक जीरो बनेगा और यहाँ से एक जीरो बनेगा। तो ओवरऑल हमारे पास बचता है 3 टाइम्स y को हम रिप्लेस करते हैं c से, c माइनस ए सी माइनस बी। सी ए और बी दोनों से बड़ा है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव बनेंगे और दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट अगेन पॉजिटिव ही बनेगा। तो इस नंबर लाइन पे अब हमें कुछ बातें समझ में आ गई है। तो ये ग्राफ का नेचर अब हमें पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा, तो देखिए एबीसी हमारे पॉइंट्स थे, मान लीजिए ये एबीसी है, तो ये पूरा फंक्शन कैसा होगा, ए पे पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब ये यहाँ कहीं तो पॉइंट हमें मिलेगा ए पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू। बी निगेटिव देता है तो मान ले इधर बनेगा, और सी पॉजिटिव बनता है तो मान ले इधर किधर बनेगा। और ये जो हमने सॉल्व किया था एक क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए सॉल्व किया था, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है इस तरह से आते हुए यहां से जाते हुए इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ेगा। अब देखिए हमारा टॉपिक का नाम ही ग्राफिकल मेथड है, तो हम कहीं ना कहीं ग्राफ को यूज करेंगे। तो अब हमने ये पूरा एनालाइज करने के बाद इस ग्राफ को यूज करते हुए यहाँ पे एक बात पता चलती है कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ मैक्सिमम 2 जगहों पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। क्योंकि हम 3 ही डोमेन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आगे कुछ पॉइंट्स नहीं लेंगे, पीछे भी कुछ पॉइंट्स नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ ऐसा ही बनने वाला है, आगे और पीछे ये नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस है, ठीक है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने हैं, 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होना चाहिए 2 रियल रूट्स। ठीक है, तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेंस के लेवल के ही क्वेश्चन हमें यूजीडब्ल्यू में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आएगा, उसे पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आप आगे देखिए, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसे ट्राई करना है। मैं आपके लिए इसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। ये हमारे लिए क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ओके, तो मुझे लगता है आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब हम इसे ट्राई करते हैं। इफ एस इज द सेट ऑफ ऑल रियल एक्स, ये वर्ड्स जो है ना इस पे ध्यान रखा कीजिए। ये हमसे कहा है कि रियल एक्स है, मतलब ये सब रियल वैल्यूज के लिए बात कर रहा है। सच दैट ये एक बड़ा सा फंक्शन हमें दिया है जो पॉजिटिव है। देखिए एक एक वर्ड को आप अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए।
तो जो रियल एक्स है इसका मतलब हमें ये डोमेन के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है और ये ओवरऑल जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, देन एस कंटेंस, ये जो सेट है या ये कोई जो इंटरवल है इसमें कौन से नंबर आ सकते हैं, ये इंटरवल है, ओके। तो अब हम देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, हम ये फंक्शन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। 2x माइनस 1, देखिए तो ये जो पूरा फंक्शन है ये हमें दिया है 2x माइनस 1 और नीचे है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, 3x स्क्वायर प्लस x। अब इसे पॉजिटिव बनाना है, तो बहुत सारे बच्चे इसे आप अपने अपने अप्रोच से भी कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा अलग सोचा है। हम इसे अगर वेविकोर मेथड से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं क्या, ये देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को हम एज इट इज रखेंगे और नीचे हम ओवरऑल x कॉमन निकालेंगे, तो यहां से बनेगा 2x स्क्वायर 3x प्लस 1, ओके, जिससे ये फैक्टराइज हो जाएगा क्वाड्रेटिक। उसी के साथ आप एक बात देख लीजिए, इसे अगर पॉजिटिव करना है तो हमें इस बारे में, ये जो न्यूमरेटर में टर्म है इस पे हम अभी कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये x पे डिपेंड है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन हमें अगर ये पूरा फंक्शन ही पॉजिटिव चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक एक्स्ट्रा 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, जिससे ऊपर बनेगा एक स्क्वायर टर्म, और स्क्वायर जो होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इससे हम एक काम कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को हम ऑलवेज पॉजिटिव बना देते हैं। देखिए अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, तो हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये मैं आपके लिए फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो 2 के फैक्टर 3 आने के लिए हम लिख सकते हैं इसे 2x प्लस x प्लस 1, और यहाँ से 2x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 1, और इधर से 1 कॉमन निकलते हुए x प्लस 1 बनेगा। तो ये दो फैक्टर हमें मिलते हैं x प्लस 1 और 2x प्लस 1। एक हम काम करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में एक एक्स्ट्रा 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा 2x माइनस 1 डिवाइड करेंगे, जिससे बैलेंस हो जाएगा। और ये हमारे पास जो बचा हुआ है x, और इसे अभी हमने फैक्टराइज किया है x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। डिड यू गेट दिस? अब देखिए इससे हमारा एक फायदा होगा। अब हम एक काम करते हैं, इसका काम अब हमारे पास नहीं है, तो अब आप देखिए क्या हुआ। न्यूमरेटर में क्या बनता है, ऑब्वियसली न्यूमरेटर बनेगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आता है 2x माइनस 1 x, अगेन x प्लस 1 और 2x प्लस 1। अब देखिए हमें ये जो पूरा फंक्शन है ये पॉजिटिव चाहिए, ये जो fx है शुड बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब अब देखिए न्यूमरेटर में तो स्क्वायर बन गया, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर आप x कोई इस तरह से यहाँ पे लेते हो जिससे ये पॉजिटिव बनेगा तो ये स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा। अगर x आप इस तरह से लेते हो कि ये निगेटिव टर्म बनेगी तो निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही बनेगा। तो इसका मतलब है इसका न्यूमरेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब ये पूरे फंक्शन को पॉजिटिव होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब आप ये भी कह सकते हो कि दोनों अगर निगेटिव हो गए तो भी वो पॉजिटिव बनेगा, लेकिन ऊपर तो निगेटिव बनेगा ही नहीं ना, ऊपर हमेशा पॉजिटिव बन रहा है, और अगर इसे ओवरऑल पॉजिटिव बनना है तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव ही बनना पड़ेगा। तो ये इसका एक हैक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये x प्लस 1, 2x प्लस 1 और ये 2x माइनस 1, ये डिनोमिनेटर है, इसको हम सेट कर देते हैं ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। अब यहां से ये हमारा सवाल वेविकोर मेथड का बन गया। तो अब हम रियल एक्स यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ से बनेगा x का 0, यहाँ से -1, यहाँ से -½ तो मान ली यहाँ 0 है, -½ -1 से पहले आएगा, फिर मान लीजिए यहाँ पे -1, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आता है और यहाँ से +1/2।
तो ये हमारे पूरे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हमें पता है वेवी कर्व मेथड से हम इसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से ले सकते हैं। हमें इंटरवल कौन सी उठानी है, पॉजिटिव, मतलब निगेटिव इन्फिनिटी से -1 तक हम आएंगे, उसके बाद -12 से 0 तक जाएंगे और फिर हाफ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो x बिलोंग्स टू निगेटिव इन्फिनिटी टू -1, ये फर्स्ट इंटरवल है हमारे लिए। और का मतलब है यूनियन, और कहां से आंसर आ सकता है, -12 to 0 और हाफ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप देखिए ये पॉजिटिव तो इक्वलिटी नहीं होगी, इसलिए कहीं पे भी क्लोज इंटरवल नहीं बनेगी। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से x कहाँ तक जा रहा है। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे इसे, निगेटिव इन्फिनिटी -3/2, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, एक बार देख लीजिए, देखिए हम इसे एक बार ऑप्शंस को मैच करते हैं। हाँ सही बात है, यहाँ पे एक गलती है, प्रिंट मिस्टेक है आगे, तो इसे हम दुरुस्त कर लेंगे। यहाँ पे हमें लिखना है 1/2 से इन्फिनिटी, और ये हमारे ऑप्शन में यहाँ पे मैच होता है। ये भी आंसर है, लेकिन ये कोई भी आंसर हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो प्रोसेस तो यही चलेगी, रियल एक्स होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो रियल एक्स का मतलब ये नंबर लाइन पे उसे हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। उसके साथ अगर जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हुए देखेंगे तो यहाँ से हमने इसे फैक्टराइज किया, ये फैक्टर बने, ये पूरा करने के बाद यही क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हमारे लिए यहाँ पे जो 3/2 वगैरह पॉइंट दिए हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिए हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रिंट मिस्टेक थी, जो लास्ट ऑप्शन में हाफ से इन्फिनिटी चाहिए था वो 3 प्रिंट हो गया था। ओके, तो इस तरह से ये सवाल यहाँ पे बनता है। अब नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, ये देखिए, इसे एक बार ट्राई कीजिए। सवाल हमसे कहता है, देखिए फिर से एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल, ओके, आर से आर ये फंक्शन है, हम इसे थोड़ा सा यहाँ लेते हैं। आर से आर ये फंक्शन जा रहा है, डिफाइंड बाय एफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, देन एफ इज, तो हमसे 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू और 1 1 और ऑन टू के बारे में पूछा है। हमें सबसे पहले तो एक बात पता है, फंक्शन 1 1 और मेनी 1 हम किस तरह से देखते हैं, इवन ऑड के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो अगर फंक्शन इवन हुआ, इवन फंक्शन का मतलब वो मेनी 1 होता है। ओके, वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो वो ग्राफ को 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट में कट करेगा, मतलब वो 1 1 तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई फंक्शन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि चेक कीजिए वो 1 1 है या ऑन टू है, इन टू है, जो कुछ भी हमसे कहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस फंक्शन को इवन या ऑड चेक कर लेना चाहिए। तो हम पीछे फंक्शन लिख लेते हैं, एक मिनट, ये नेक्स्ट सवाल है। चलिए हम एक स्लाइड ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप देखिए, इवन ऑड के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को -x से रिप्लेस कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये बनेगा -x का होल स्क्वायर और यहां से भी -x का होल स्क्वायर प्लस 2। अब निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव है यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये फिर से f ऑफ -x रखने पे fx बन गया। ठीक है, इसे आप ये भी कर सकते हो कि fx और f माइनस एक्स की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन 1 1 नहीं होते हैं, वो मेनी 1 होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि fx इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। सो जो हमारा fx है वो इवन है, मतलब वो नॉट 1 1।
अब एक बात तो क्लियर हो गई कि ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। इसका मतलब हम अगर ऑप्शन में आते हैं जिसमें हमें कहा गया कि ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं, अब ये तो 1 1 ही नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 1 1 एंड ऑन टू दोनों भी है बोलते, 1 1 तो है ही नहीं तो ऑन टू को हमने चेक करने का अभी यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं बनता है। ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, अब नॉट 1 1 कह रहा है मतलब ये हमें अभी लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा आंसर आया है नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ये दोनों के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले इसे चेक करते हुए ऑप्शन एलिमिनेट तो कर दिए। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी 1 1 चेक करने के लिए, ठीक है। अब हमें काम करते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन के लिए हम उसकी रेंज निकालेंगे और डोमेन अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है तो हम उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। कोडोमेन क्या था क्वेश्चन में, फंक्शन डिफाइन था आर से आर तक, मतलब इसका डोमेन आर था रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर था। अगर हमारा रेंज का आंसर मतलब y की वैल्यू अगर हमारी क्या आती है, कहाँ से कहाँ तक, r से r तक आती है तो वो फंक्शन ऑन टू बनेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन को हम y के साथ सेट कर देते हैं, आराम से देखिए। तो यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके। अब देखिए ये y इज फंक्शन ऑफ x हो गया, हम इसे x इज फंक्शन ऑफ y के हिसाब से लिखेंगे। इसके लिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा y एक्स स्क्वायर प्लस 2y यहाँ से, और न्यूमरेटर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होते हुए बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8। अब हम ये टर्म्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर माइनस 8 इधर हम ले जाते हैं माइनस 2y को, ठीक है। यहाँ से काम करेंगे, एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1 बनेगा ऑब्वियसली, और इधर से अगर हम माइनस कॉमन ले तो 8 प्लस 2y बनेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर को अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये बनेगा माइनस ऑफ 8 प्लस 2y, और ये डिनोमिनेटर में आके बनेगा माइनस अपॉन y माइनस 1। हम एक काम करते हैं, इसे भी हम पॉजिटिव कर लेते हैं, इससे ये क्या बनेगा माइनस ऑफ 8 प्लस 2y, और यहां से एक माइनस कॉमन निकालते हुए हम इसे 1 माइनस वाई लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये तो कॉमन, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां से हमें मिलता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 2y और डिनोमिनेटर है 1 माइनस वाई, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, देखिए आप आराम से देखिए, ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर के बराबर। अब एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा ही हो सकता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये जो RHS है 8 प्लस 2y 1 माइनस वाई, इसे भी 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा तभी ये डिफाइन होगा। अब इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग बात आती है, ये तो रैशनल फंक्शन बन गया p/q फॉर्म में, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आउट करेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस वाई और नीचे 1 माइनस वाई, और यहाँ से ये बनेगा इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो ये 2 अगर हम इधर भेज देते हैं तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचता है y प्लस 4 और नीचे 1 माइनस वाई, ये बनेगा इक्वल टू ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अब एक बात देखिए, क्रिटिकल पॉइंट अगर हमें लेने हैं तो इस y को हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो ये बनेगा y प्लस 1 और यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा तो y माइनस 1। यहाँ से कॉमन निकालने के बाद अगर हम प्लस माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, तो ये बनेगा y प्लस 4 y माइनस 1 इक्वल टू लेस देन 0। यहाँ से y के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और माइनस 4, 1 और माइनस 4 लेंगे, प्लस माइनस प्लस, हमें आंसर लेना है 0 या 0 से छोटा, मतलब निगेटिव की रेंज लेनी है। अब ध्यान से देखिए, कुछ बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, यहाँ इक्वालिटी है। अब देखिए y जो क्रिटिकल पॉइंट है ये जो -4 क्रिटिकल पॉइंट है वो न्यूमरेटर से आ रहा है, न्यूमरेटर कैन बी 0, तो हम -4 को इंक्लूड कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ इक्वालिटी देने की वजह से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस 1 को भी क्लोज्ड इंटरवल में लिख देते हैं। ये गलती ना कीजिए। क्यों? क्योंकि ये इक्वालिटी है लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर तो 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब है हमें 1 पे ओपन इंटरवल रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब y इज एन एलिमेंट ऑफ -4 to 1, ठीक है, -4 to 1, जिसमें -4 क्लोज इंटरवल है लेकिन 1 को ओपन रखना पड़ेगा। अब हम देख सकते हैं कि y की जो वैल्यूज है वो ऑल रियल नंबर्स नहीं है, क्योंकि एक इंटरवल में इसका आंसर आ रहा है। इसका मतलब है ये जो y है ये r का एक सबसेट है। वो r तो नहीं है, रियल नंबर तो पूरा नहीं है, एक सबसेट है। इसका मतलब हो गया कि y अगर r के बराबर नहीं, मतलब ये जो रेंज है वो सबसेट है r का, तो यहां से हम कह सकते हैं नॉट ऑनटू। ऑनटू होने के लिए रेंज को r के बराबर होना पड़ेगा। यहाँ पे तो वो नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑनटू भी नहीं है, और हमने पिछली स्लाइड पे देखा था वो 1 1 भी नहीं है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू, एंड सो दैट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसको अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। देखिए, जब हम वेवी कर्व यूज करते हैं, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, मतलब हम ग्राफिकल अप्रोच से ही चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं ग्राफिकल का चैप्टर मतलब हर क्वेश्चन ग्राफ से करना है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ यूजीडब्ल्यू में ग्राफिकल मेथड वाला क्वेश्चन, अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे तो इसके अंडर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी डोमेन, रेंज इस तरह से ही पूछे गए हैं। मतलब ये पूरे क्वेश्चंस एक्चुअली फंक्शन चैप्टर से आते हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच हमें समझने के लिए होता है। आई थिंक आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमने चुन के बहुत बढ़िया से सवाल लिए हैं जो बहुत रिलीवेंट है यूजीडब्ल्यू के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, तो ये सवाल देखिए, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन cos x cos of x plus 2 minus cos square x plus 1। अगर आप इसके ऑप्शन देखते हो तो ये आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिक्स करते हुए क्वेश्चन बनाया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस स्लाइड में मैंने जानबूझ के लिया है, आपको ये क्वेश्चन एज होमवर्क ट्राई करना है, और कहीं पे भी इसका सोल्यूशन देखना नहीं है, खुद से ट्राई करना है एज होमवर्क। जब हम नेक्स्ट वीडियो कल का बनाएंगे तब हम इसे होमवर्क क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे। आप ट्राई तो कीजिए, लेकिन मेरी तरफ से मैं एक एडिशनल बात भी आपको बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है हमारे स्लाइड में है, लेकिन यूजीडब्ल्यू के क्राइटेरिया के हिसाब से ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। आप ट्राई कीजिए, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम अगले किसी वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। लेकिन एक बार ट्राई कीजिए, चाहे तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीवेंसी के लिए काम कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे एक बार ट्राई कीजिए, पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, एक बढ़िया सवाल है, इसे ये हमें आना ही चाहिए। ये ग्राफिकल अप्रोच में बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आता है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे इसे मैक्सिमम मिनिमम वर्ड्स देखने के बाद कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, फिर वो देखेंगे डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा बनेगा, फिर वो पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे मिनिमा बनेगा। ये सब दुनिया भर की बातें बच्चे करते हैं, लेकिन नहीं, इसका अप्रोच देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो नेचर होता है ग्राफ का, उसे अपने समझ के तौर पे देखना है। जैसे देखिए, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब हमें डोमेन ही पूछ रहा है, ठीक है, वेयर द फंक्शन एफ एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ रूट 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें तो ये पता है कि कॉस एक्स या साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ओके, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि -1 क्या होता है, निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू होती है। लेकिन ये फंक्शन cos x नहीं है, ये दो अलग अलग फंक्शन का सम है।
मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 से अलग आ सकती है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमें ये तो पता है cos x के बारे में क्या है। देखिए हम इसे बहुत कम समय में ट्राई करेंगे। हम देख सकते हैं कि जो cos x होता है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता है। मैंने अभी आपसे कहा था कि cos का कौन सा भी फंक्शन मैक्सिमम तब होता है जब x 0 डिग्री हो। ओके, मतलब मैक्सिमम होता है x 0 डिग्री लेने पे, और इसका मैक्सिमम जो वैल्यू बनेगा cos 0 जो होता है वो होता है 1। ओके, तो हम कह सकते हैं यहां से तो 1 बनेगा। सिमिलरली ये जो पूरा थीटा है cos ऑफ √2 टाइम्स x, इसमें √2 टाइम्स x को भी 0 होना पड़ेगा अगर इसे मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि cos का फंक्शन तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही देगा। तो यहां से भी x बनता है 0। ठीक है, तो अगर x 0 बनता है, यहां पे भी 0 बना, यहां पे भी 0 बना, तो cos √2x जो है वो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू 1 ही देगा। इसका मतलब ये भी 1 देता है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जो fx है वो अगर हम 0 पे चेक करें, अब हम इसे डोमेन पॉइंट 0 लेके देखते हैं, तो ये cos 0 बनेगा और ये भी cos 0 ही बनेगा। ठीक है, तो यहां से ये 1 + 1 और ये मैक्सिमम वैल्यू 2 देगा। अब cos का फंक्शन है, दोनों भी cos के फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो ऑब्वियसली cos का जो ग्राफ बनता है वो हम देखते हैं इस तरह से होता है और ये ग्राफ इधर इस तरह से जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इन दोनों फंक्शन की सम करते हुए तो वो 2 है एट x = 0। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 2 है। लेकिन अब देखिए अगर हम इस x के पास π/2 लेते हैं, cos 90 डिग्री लेते हैं, cos 90 कितना होता है 0 होता है। अगर ये 0 बनेगा, इसके बाद अगर हमें कोई ऐसा पॉइंट निकालना है और अगर यहाँ π/2 लेते हो तो एक इरेशनल टर्म बनेगी जिसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अगर ये 1 और ये 1 देता है तो मैक्सिमम वैल्यू तो 2 ही बननी चाहिए। अगर आप देखोगे कि x की कोई भी वैल्यू 0 डिग्री छोड़ते हुए अगर आप लेते हो तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन ये सभी वैल्यूज 2 से छोटी ही बनेगी। इसका मतलब है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा 2 ही बनती है, और ये 2 वैल्यू किस डोमेन पॉइंट पे बन रही है, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 डिग्री। मतलब इसका एक ही पॉसिबल वैल्यू है x की, वो है 0 डिग्री, जहां पे ये फंक्शन मैक्सिमम बनेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है, तो ये एनालिसिस आपको आना चाहिए। अब इसी आपको ऐसे क्वेश्चंस में tan या साइन कुछ भी दे देंगे, हर एक की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब हम ये भी पता है कि tan cos इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है फिक्स होती है, लेकिन साइन और cos की, लेकिन tan cot ये फंक्शन के ग्राफ देखोगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाती है। तो आपको ग्राफिकल अप्रोच अच्छी तरह से समझ में अगर आता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से उड़ा दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको 1 बाय 1 इसे ट्राई करना है, खुद से भी ट्राई करके देखना है। अब देखिए यहां से क्या कहा गया है, fx इज साइन ऑफ π² x साइन ऑफ -π² x, वेयर ये फंक्शन हमें बताता है, ये जो कुछ हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वो जिंट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं हम इसे। तो हमें अलग अलग डोमेन पॉइंट पे वैल्यू चेक करनी है इस पूरे फंक्शन की। तो यहाँ तो आपको एक अप्रोच समझ में आना चाहिए कि ये जो π² दिया है तो पाई का वैल्यू हम लेते हैं 3.14 अप्रोक्सीमेटली, और 3.1 का 14 का जो स्क्वायर है वो अप्रोक्सीमेटली 9.99 के आसपास आएगा। अब हम ये समझेंगे, यहाँ पे देख लीजिए जो पाई है वो अगर 3.14 अप्रोक्सीमेटली जाता है तो हम देख सकते हैं कि जो पाई का स्क्वायर होगा वो अप्रोक्सीमेटली 9 की तरफ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग की तरफ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग की तरफ जाएगा। इसका मतलब है, लेकिन पाई स्क्वायर को हमने जिंट फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखा है, तो 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है 9 ही आता है। तो यहां से हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे fx जो है वो साइन ऑफ यहां से बनेगा
9 ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हुए और ये x है, तो ये तो एक्चुअली साइन 9x बन गया। क्लियर है? तो इन्होंने हमें घुमा फिरा के ये नंबर दिया है, ये साइन 9x है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखिए ये बनेगा -9 पॉइंट समथिंग। ओके, -9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -10 होता है। अगर कोई बच्चा -8 कहेगा तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है। निगेटिव नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हम डोमेन पॉइंट लेते हैं x, उसके पास अगर हम यहाँ पे लेते हैं y, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई भी पॉइंट आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे जाते हुए जंप लेता है। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे -9 पॉइंट समथिंग लेते हैं, यहाँ पे -10 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जंप करते हुए इधर -10 बनेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू बनती है, ये जो फंक्शन में सेकंड है, ये बनेगा साइन ऑफ -10x। हमें पता है साइन माइनस साइन थीटा होता है, तो इसे हम माइनस साइन 10x लिख सकते हैं। ओके, तो यहां से हमारा ये फंक्शन क्या बनेगा, ओवरऑल फंक्शन fx बनेगा, देखिए साइन, ये तो बनेगा 9x, साइन 9x, और यहां से बनेगा, ये प्लस है और यहां से माइनस आया है, तो ओवरऑल ये माइनस साइन 10x बनेगा। बस हमारे पास फंक्शन तो आ गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि f ऑफ π/2 का है, तो जहां पे भी हमें x दिखता है हम इसे डोमेन की तरह यूज कर लेंगे। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि π/2, अब ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ऑब्वियसली, तो अगर हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है तो हम आगे के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो आपको एक एक पॉइंट रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो π/2 करेंगे। अब आप देखिए 9 टाइम्स ऑफ π/2 है, π/2 कितना होता है। अब अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री में सर्कुलर सिस्टम अच्छी तरह से पता है तो π/2 तो क्वाड्रेंटल एंगल है, y एक्सिस पे आता है, यहाँ पे π/2 बनेगा। ठीक है, ये π/2 कितने टाइम से, 1 टाइम है। अगर ये घूमते हुए आएगा 2, 3, 4, तो 9 π/2 का मतलब क्या है, ये यहाँ से ये आर्म घूमते घूमते 9 बार घूमा है और वहीं पे आके रुका है, तो वो साइन π/2 की वैल्यू हमें देगा। अब साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, तो ये पूरा वैल्यू भी 1 बनेगा। तो यहाँ से हम इसे एनालाइज करते हुए देखेंगे, ये साइन 9 π/2 और यहाँ से साइन 10 π/2, देखिए साइन 10 π/2 इस तरह से बनता है। तो यहां से ये बनेगा 5 पाई। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखिए ये फंक्शन बनता है साइन 9 π/2 माइनस साइन 5 पाई। अब 5 पाई मतलब कहां पे आ गया, एक्स एक्सिस पे 180 डिग्री। अब एक्स एक्सिस पे साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, साइन 180 साइन 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे होता है 1 0, ये होता है 0 1, यहाँ पे होता है -1 0, यहाँ पे होता है 0 -1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 180 पे साइन का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। जो y कोऑर्डिनेट होता है, ये अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, किसी भी सर्कल में जब हम ये पॉइंट लेते हैं तो जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा cos थीटा को डिनोट करता है और y कोऑर्डिनेट साइन थीटा को डिनोट करता है। इस हिसाब से 180 पे साइन की वैल्यू 0 बन रही है। अगर ये 5 टाइम्स ले, अलाइड एंगल बनाए, तो वापस घूमते हुए वहीं पे आएगा। तो साइन π/2 अगर 1 होता है तो उसका 9 टाइम्स भी 1 बनेगा, माइनस यहाँ से 0 बनेगा और हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 1। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू π/2 पे 1 बन रही है, यहाँ पे भी 1 बन रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारे आंसर को हम पा सकते हैं। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो ये कोई भी मैच नहीं करेगा। अगर आपको लगता है तो आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो। तो देखिए ये भी फंक्शन को, अलग अलग टाइप के फंक्शन को यूज करते हुए क्वेश्चन को घुमाया जाता है। चलिए अब देखिए ये जेईई मेंस में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली वैरायटी है। ये फंक्शनल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे इसे देखते ही बहुत घबराते हैं, लेकिन इतना घबराने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अभी ये फंक्शन हमसे क्या कहता है, इफ a टाइम्स ऑफ fx प्लस b टाइम्स ऑफ
f of 1 by x is x plus 5 by x where a and b are not equal। ये सब देखते जाइए। बहुत सारे बच्चे देखते नहीं क्वेश्चन में क्या दिया है, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, इक्वल है, नहीं है, ये सब देखना है, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत बनेंगे। देन एफ एक्स इज इक्वल टू, तो हमें सबसे पहले तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ से एफ एक्स ही निकालना पड़ेगा ना। अब ये क्वेश्चन आपको अलग तरह से कैसा पूछेंगे, ऐसा ही कुछ तो भी एक फंक्शन दे देंगे और आपको यहाँ एफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 ऐसा कुछ तो भी पूछ लेंगे। अल्टीमेटली क्या करना है आपको, अल्टीमेटली आपको फंक्शन ही फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको एफ एक्स और उसके साथ एफ ऑफ 1 बाय एक्स ऐसा दिखता है तो इसे सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका है जो हम लीनियर इक्वेशंस में भी करते थे। तो सबसे पहले हम ये फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। फंक्शन है ए एफ एक्स, देखिए फंक्शन है ए टाइम्स एफ एक्स प्लस बी टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स, एक्स प्लस देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है a टाइम्स एफ एक्स प्लस बी टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज एक्स प्लस 5 बाय एक्स। जब भी आपको इस तरह से एफ एक्स और 1 बाय एक्स ऐसा दिखे तो एक ही काम करना है कि आपको x को रिप्लेस करना है 1 बाय एक्स से, खत्म। ये सबसे पहले आपको काम करना है, रिप्लेस करना है। तो यहां से ये फंक्शन अब क्या बनेगा, a टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स बनेगा, x को हमने रिप्लेस कर दिया 1 बाय एक्स से। सिमिलरली b टाइम्स f, अब देखिए 1 अपॉन 1 बाय एक्स करते हुआ, क्योंकि हमने x को रिप्लेस किया है तो ये घुमा फिरा के क्या बनेगा, x ही बनेगा। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो fx है वो ff 1 बाय एक्स बन जाता है और जो 1 बाय एक्स है वो fx बन जाता है। लेकिन यही काम हमें RHS में भी करना पड़ेगा। तो यहां से ये x बनेगा 1 बाय एक्स और ये बनेगा 5x, ठीक है, क्योंकि हमने इसे 1 बाय एक्स से रिप्लेस किया तो ये ऊपर जाके 5x बनेगा। अब देखिए अगर आपको ये देखने में अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे लीनियर इक्वेशन की तरह कुछ सब्स्टिट्यूट मान के हुए भी कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स है, यहाँ पे भी एफ एक्स है, एफ ऑफ 1 बाय एक्स है, एफ ऑफ 1 बाय एक्स भी है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ एक्स। तो हमें एफ ऑफ 1 बाय एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड है, तो हम एक काम करते हैं कि ये एफ ऑफ 1 बाय एक्स और ये एफ ऑफ 1 बाय एक्स, ये दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। हमसे ये कहा गया था अभी सवाल में कि ए और बी सेम नहीं है, इसका मतलब ये तो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। सेम होते तो एक फायदा क्या होता, एक अच्छा फायदा हो जाता, ये पूरा ही कैंसिल हो जाता, लेकिन ये फायदा नहीं होता क्योंकि ए और बी अगर सेम बनते हैं तो ये पूरे नंबर ही सेम बनेंगे, हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो कंडीशन हमें दी थी। अगर हम एक काम करेंगे, अब देखिए आराम से हम इसे इस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ 1 बाय एक्स, एक्स प्लस 5 बाय एक्स। अब हम एफ एक्स के नीचे एफ एक्स लिखेंगे तो ये बी टाइम्स एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आएगा। सिमिलरली एक काम करेंगे, ये जो है ए टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स इधर आएगा, यहां से ये बनेगा 5x, हम इसे इस तरह से लिखेंगे, ये 1 बाय एक्स। अगर हमें इसे एलिमिनेट करना है तो एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 को हम ओवरऑल ये जो पूरा इक्वेशन है इसे हम ये b को काउंटर करने के लिए a से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इस पूरे इक्वेशन को इस a को b के साथ लाने के लिए b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ओवरऑल हमारा ये फंक्शन अब क्या बनता है, ये अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड सब करते हैं, ये पूरे ऑपरेशंस करने के बाद यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर बनेगा, ऑब्वियस है। ओवरऑल हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, a से करते हैं तो देखिए ये पूरा a से मल्टीप्लाई हो रहा है, ax और 5a बाय एक्स। सिमिलरली नीचे के फंक्शन को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये bx बनेगा, ये ba बनेगा, ये आप देखिए 5bx बनेगा और ये bx बनेगा। अब देखिए हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसे एलिमिनेट करना है
तो ओवरऑल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कोएफिशिएंट तो इक्वल हो गए ए बी। यहाँ से अगर हम एफ ऑफ एक्स कॉमन निकालते हैं तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स एफ एक्स। यहाँ से देखिए ए एक्स और 5bx में अगर हम x कॉमन निकालते हैं तो a माइनस 5b टाइम्स x बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए एक काम करेंगे, ये है प्लस 5a बाय एक्स और ये है माइनस 1b बाय एक्स। अब देखिए यहाँ से fx अगर हमें बनाना है तो एक काम करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई बात रही गई कि यहाँ पे एक मिनट, हाँ माय बैड, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई हमसे। ये जो हमने यहाँ पे b किया है ये इधर नहीं मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, ये न्यूमरेटर में बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से बनेगा b बाय एक्स। ओके, अब क्लियर हो गया। अब देखिए काम आप आराम से करोगे, यहाँ पे x तो बेस कॉमन है तो ओवरऑल ये क्या बनेगा a माइनस 5b टाइम्स एक्स। यहाँ से ये बनेगा 5a माइनस b बाय एक्स और यहाँ से अगर हम fx को लेते हैं तो ये ओवरऑल इधर डिनोमिनेटर में आके ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि fx की वैल्यू यहाँ पे कैसे बन रही है। तो देखिए हमने देखा था x a माइनस 5b x टाइम्स, सॉरी ये आगे इधर है x टाइम्स a माइनस 5b, ओके, x टाइम्स a माइनस 5b, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं, ये गलत है। और 5a माइनस b बाय एक्स, देखिए 5a माइनस b बाय एक्स यहाँ पे भी बनता है। और ओवरऑल हमने इसे डिवाइड किया है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन है ये है ऑप्शन सी। समझ में आया? तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो डरना नहीं है। सबसे पहले दोनों को x को रिप्लेस कर दीजिए 1/x के साथ, फिर लीनियर इक्वेशन की तरह उसे सॉल्व कीजिए। एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया गया है, आपको अगले किसी क्वेश्चन में यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे और आपको फंक्शन की वैल्यू पूछेंगे, ठीक है। थोड़ा और अगर इसे हार्ड बनाना है तो डिफरेंशिएट करने को कहेंगे। अब यूजीडब्ल्यू के पेपर में CUET हो या बिटसैट हो, ये सभी एग्जाम्स में हमें ये देखना है कि इतने लंबे तो सवाल आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये इस तरह से तो आ सकता है। इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस आपको करने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक तो पता होनी चाहिए, इसलिए हमने क्वेश्चन इस तरह से चूज किए हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो, तो लाइक भी जरूर कर देना है। अब ये देखिए एक अच्छा सवाल है ये भी, तो हम इसे थोड़ा सा नीचे लेते हैं। सवाल अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। एक फंक्शन है gx, वो 1 प्लस रूट एक्स के बराबर है और ये है कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g, हम इसे फॉक कहते हैं, f ऑफ gx है, मतलब f के फंक्शन में gx को हम एज डोमेन यूज कर रहे हैं। ये ऐसा एक लंबा चौड़ा फंक्शन हमें दिया है, तो हमसे कहा गया कि fx क्या है, तो fx निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की एक टेक्निक है, आपको देखना है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए, तो हम फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे। ओवरऑल हमारा फंक्शन है g ऑफ x इज 1 प्लस रूट एक्स और f ऑफ g ऑफ x जो है ये ओवरऑल है 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स। हम एक काम करेंगे, ठीक है, देखिए g ऑफ x की वैल्यू 1 प्लस रूट एक्स है और यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x ये वैल्यू 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स है। तो देखिए f ऑफ g ऑफ x ये है। अब हम एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। अब देखिए g ऑफ x खुद में क्या है 1 प्लस रूट एक्स, तो ये तो एक्चुअली क्या बन गया fx ही बन गया ना कोई, fx की तरह ही बन गया।
तो ये जो वैल्यू है ये भी इक्वल है, तो एक काम एफ एक्स नहीं, ये बन गया जी एक्स के बराबर, एफ ऑफ जी एक्स के बराबर। अब हम एक काम कर सकते हैं, देखिए जी ऑफ एक्स ये है, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो हम एक सिंपल काम कर सकते हैं, ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ऑब्वियस है, क्योंकि यहां से ये आया है और इसकी खुद की वैल्यू ये है, तो हम देखते हैं कि एफ ऑफ 1 प्लस रूट एक्स जो है वो इसके बराबर हो गया 3 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब एक काम करेंगे, हम यहां पे लेट करेंगे 1 प्लस रूट एक्स को y मानेंगे, क्योंकि बाद में हम y को x से और x को y से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से देखिए हमें रूट एक्स और x की वैल्यू चाहिए, तो यहां से रूट एक्स क्या बनता है, y माइनस 1 बनता है, देखिए ठीक है। और x बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, और x बनेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज रूट एक्स और x की हम यहां से उठाते हुए यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ से हमारा ये फंक्शन अब बन गया एफ ऑफ y, क्योंकि हमने इसे y माना है। अब ये बनेगा 3 प्लस 2, रूट एक्स खुद y माइनस 1 है, प्लस x की वैल्यू y माइनस 1 का होल स्क्वायर है। देखिए अब हमें क्या करना है, फाइनली एफ एक्स निकालना है, तो पूरा सॉल्व करने के बाद y को x से और x को y से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए 3 प्लस 2y माइनस 2 यहाँ से बनता है, इसे ओपन कीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ओवरऑल ये पूरा फंक्शन बनेगा 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2 बनेगा। यहाँ से आप देखिए प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बनता है y स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा 1 प्लस 1 2। तो यहाँ से एफ ऑफ y का वैल्यू बनता है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2। आई थिंक हमें आंसर मिल गया है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ एक्स एफ एक्स करेंगे, अब कोई भी डोमेन है ना, तो y या x में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ से ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक दिखने में बड़ा लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पीरियोडिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है। और आप देखिए फंक्शन भी कौन से दिए हैं, साइन और कॉस। साइन और कॉस का पीरियड हमें पता है 2 पाई होता है, 2 पाई में वो खुद को हमेशा रिपीट करते हैं। और हमें पता है अगर एक से ज़्यादा फंक्शन हो तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी काम नहीं, हमें वो काम नहीं करना पड़ेगा। अब ये क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन में, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ए और बी को नेचुरल कहा गया है, मतलब ए कॉमा बी बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल है, नेचुरल है। और यहां से हमें कहा है कि जो एफ एक्स है वो साइन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 3 है, प्लस कॉस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 7 है। और ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ फाइनाइट फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड आपको पता है, अब साइन और कॉस तो 2 पाई के बाद, उसके बाद 4 पाई के बाद, ऐसे वो हमेशा आगे आगे बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं अलग अलग डोमेन के लिए। तो क्या सभी उसके पीरियड है? जी हाँ, सभी उसके पीरियड है, लेकिन हम डिफाइन करते हैं लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। पीरियड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। लीस्ट पॉजिटिव पीरियड क्या है? 2 पाई है, उसी को हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। तो ये लीस्ट पॉजिटिव पीरियड के बारे में बात कर रहा है, ये हमें ध्यान में रखना है। फंडामेंटल पीरियड मतलब सबसे छोटा पीरियड। देन ये पूरे फंक्शन का पीरियड क्या होगा? तो अब देखिए हमसे ये कहा गया है कि साइन का ये जो अंडर रूट का वैल्यू, अब अंडर रूट तो कभी निगेटिव नहीं बनेगा, ये तो हमें पता है। ये 0 या 0 से बड़ा हो सकता है ऑब्वियसली, ये भी 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तो आप बैठ जाओगे इसका डोमेन निकालते हुए, नहीं निकालने की जरूरत है। क्यों? ए और बी नेचुरल कहा गया है, अगर डोमेन निकालोगे तो उसमें कुछ निगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे। अब एक काम कीजिए, नेचुरल नंबर है मतलब ए की मिनिमम वैल्यू और बी की मिनिमम वैल्यू तो 1 ही हो सकती है। तो हम एक काम करेंगे, पीरियड, ये अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो यहाँ पे जो कुछ बनेगा उसे हमें
परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अंदर जो नंबर बनता है उसे आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 रखते हैं तो ये निगेटिव नंबर बनेगा, ऑब्वियसली नॉट। 2 पे भी ये पॉजिटिव बनेगा, लेकिन देखिए 2 रखने पे क्योंकि नेचुरल नंबर लेता है तो 2 का स्क्वायर 4 - 3 1, और 1 परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो सबसे पहले हम a को हिट एंड ट्रायल से सीधा 2 ले सकते हैं। 1 तो नहीं लेंगे, 1 लेंगे तो ये 1 - 3 -2 बनेगा। तो यहाँ से तो ये √-2, ये तो नेचुरल नंबर या कोई रियल नंबर नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन में हमें जो भी पीरियड निकालने हैं वो रियल नंबर के लिए डिफाइन होते हैं। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 + 7 8, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिर्फ आपको ये अंडर रूट जो 2 क्वांटिटीज है उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। 2 रखेंगे तो 2 4 4 + 7 11, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 रखेंगे b को तो 9 + 7 16 बनेगा। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, ओके, क्योंकि उसका रूट 4 होता है। तो इसलिए b की जो पॉसिबल वैल्यू है लीस्ट वाली वो 3 है। तो a और b तो हमें मिल गए। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि अब ये परफेक्ट स्क्वायर में अगर बनते हैं तो इनका पीरियड क्या बनेगा। सिंपल बात है, तो पीरियड जो होता है ओवरऑल, इसका 2π इसका 2π, तो 2π के लिए कॉमन पीरियड 2π ही होता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी 2π। ठीक है, तो आपको एक नई बात ध्यान में रखनी है, जब भी आपको साइन कॉस ऐसे रूट में दिए जाएंगे, बाहर एक्स भी है, सॉरी यहाँ एक्स भी है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला था, 2 लेने के बाद साइन एक्स मिलेगा। तो ये 2π कैसे आया एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये x यहाँ पे लिखना था, तो यहाँ से अगर हम 2 रखते हैं तो ये बनेगा 1, मतलब साइन 1x मतलब साइन x। तो हमारा ओवरऑल फंक्शन क्या बन रहा है, साइन x बन रहा है। यहाँ से कॉस, ये देखिए कॉस 4x बन रहा है, ओके, कॉस 4x। तो साइन x और कॉस 4x दोनों का पीरियड, यहाँ से भी 2π होता है, यहाँ से भी 2π होता है, तो दोनों का कॉमन पीरियड 2π का जो एलसीएम होगा वो 2π ही होगा, इसीलिए इसका आंसर 2π है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल है। लगभग 9 से 10 एक बढ़िया सवाल हम यहाँ पे आज कर रहे हैं, बहुत रिलीवेंट क्वेश्चंस है। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको यूजीडब्ल्यूई सीयूईटी या बिटसेट के लिए किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगे। आप इसे जेईई मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपके कोई रिलेटिव्स है जो जेईई मेन के लिए अगले साल के लिए प्रिपेयर हो रहे तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए द रेंज ऑफ द फंक्शन y, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब रेंज निकालना है तो हमें सबसे पहले डोमेन के बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ एक बार इसे आप खुद से ट्राई कीजिए। देखिए x - जिंट x है, कोई भी फंक्शन और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनका डिफरेंस क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, तो ये एफपीएफ बनेगा। नीचे भी देखिए, ये भी आपको थोड़ा सा घुमा के दिया है, माइनस ऑफ जिंट एक्स प्लस एक्स है, तो ये भी एक्चुअली 1 + x - जिंट ऑफ एक्स ही दिया है। तो आपको इसे सॉल्व करना है, आपको रेंज निकालनी है, मतलब y की रेंज निकालनी है। तो एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। चलिए आपने ट्राई कर लिया, तो क्वेश्चन कहता है द रेंज ऑफ द फंक्शन y = हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए इसे यहीं पे खत्म करेंगे। तो ओवरऑल जो फंक्शन दिया है वो है y = x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसे हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे, x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये सिंपली क्या बनेगा, x - जिंट x होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये बनेगा x का ये भी फ्रैक्शनल पार्ट, ये और ये पूरा फ्रैक्शनल पार्ट देगा हमें। ठीक है, ये क्यों लिया सर, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, 0 क्लोज्ड 1 ओपन, ओके। किसी भी नंबर के फ्रैक्शन में क्या आएगा, 0 से आगे और 1 से कम 0.9999 तक ही जाएंगे ना, ओके। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट में आप यहाँ पे 0 से कम तो नंबर कोई भी ले सकते हो एज क्या कहेंगे हम, डोमेन। तो इसका जो डोमेन होगा वो तो
कुछ भी हो सकता है, मतलब निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अब हमें निकालनी है रेंज, तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को फ्लिप कर देते हैं। तो देखिए फंक्शन है y इक्वल्स जी एफ पी एफ एफ 1 प्लस एफ पी एफ एक्स, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा यहाँ से y प्लस यहाँ से ये बनेगा और ये यहाँ से बनेगा इस तरह से। ओके, तो एक काम करते हैं हम इसे उधर लेके जाते हैं। देखिए तो ये बनेगा यहाँ से एफ पी एफ एक्स माइनस वाई ऑफ एफ पी एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसे कॉमन आउट करते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस वाई, और इसे इधर लेके आइए तो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू बनेगी y अपॉन 1 माइनस वाई। ओके डन। अब इससे फायदा क्या होता है, ये फायदा होता है कि ये जो वैल्यू होती है किसी भी फंक्शन का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होता है। तो यहाँ से हमें ये कहना होगा कि y, ये जो 1 माइनस वाई है ये 0 से बड़ा होगा, शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ठीक है, और क्या होगा, ये और होगा 1 से छोटा, मतलब y अपॉन 1 माइनस 1 लेस देन 1। क्लियर है। चलो यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसे यहाँ से हम निगेटिव उठाते हैं तो ये फंक्शन लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस निकालते हुए y माइनस 1 करेंगे। तो यहाँ से ये y और निगेटिव के कारण हम अगर इस इनइक्वालिटी को रिवर्स में घुमा देते हैं तो ये बनेगा y अपॉन वाई माइनस 1 यहाँ से इक्वल टू लेस देन 0। ये तो आपको समझ में आया, वेबी कर्व का बेसिक मेथड है। अब देखिए यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलते हैं, 0 और 1। ठीक है, इधर 0 और यहाँ से 1 लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, आंसर उठाना है इक्वल टू लेस देन, मतलब निगेटिव से उठाना है। और यहाँ से हमें पता है कि 0 इंक्लूड हो सकता है, रैशनल होने के कारण 1 को ओपन रखना पड़ेगा। तो y का फर्स्ट इंटरवल क्या बनेगा, 0 से 1 ओपन। ठीक है, ये यहाँ से बनेगा। इसी तरह से चलिए इसे हम थोड़ा सा इधर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ये फिर हमें y अपॉन वाई माइनस 1 अगर हम करते हैं, माइनस को कॉमन आउट करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। और यहाँ से हमें ये RHS को हमें 0 करना पड़ेगा, तो y माइनस 1 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 बनेगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा इस तरह से। ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो ये 1 अपॉन वाई माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, ये अगर ग्रेटर देन 0 बनना है तो आगे देखिए 1 अपॉन वाई माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से तो हमें एक ही पॉइंट मिल रहा है, इधर प्लस इधर माइनस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 मतलब 1 से आगे, लेकिन 1 को ओपन रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर y कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, 1 ओपन टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारी केस 2 है और इधर केस 1 थी, ये केस 1 थी। तो 0 से 1 जाना है और 1 से इंफिनिटी जाना है, लेकिन ये इसे तो दोनों भी होना पड़ेगा, 0 से बड़ा 1 से छोटा। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 0 और 1 में हमने देखा था 0 से 1 तक ओपन, फिर 1 से इंफिनिटी। तो ओवरऑल ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये फंक्शन आई थिंक आपको देखते ही लगेगा 0 से देखिए, अब देखिए इधर 0 और ये 1 या 1 से इंफिनिटी, तो दोनों का यूनियन देखिए 0 से इंफिनिटी के आसपास हमें दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन में कुछ तो भी गड़बड़ है ऑप्शंस में। एक बार ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ये रेंज अगर हम देखेंगे 0 से 1 के बीच का एक नंबर हम ले सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने UGEE, CUET और बिटसेट के लिए जो जेईई मेंस के लेवल, ओके, हाँ एक बात मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी हमने गड़बड़ की है। अगर हम इस इंटरवल को देखते हैं तो 0 से लेते हुए यहाँ पे ओपन है, इसे नहीं लेना है,
मतलब इसके बीच में जो नंबर आएंगे उसे तो लेना पड़ेगा, 1/2 बीच में आता है, तो थोड़ा सा हम इसे चेंज करेंगे। तो यहाँ से हमारा जवाब बनता है ऑप्शन बी, 0 और 1/2 को लेना है। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने 2024 के लिए एक अच्छी स्टार्ट की है। UGEE, बिटसेट, CUET या कोई भी JEE मेंस लेवल की एग्ज़ाम हो इंडिया में, तो आप इसका प्रिपरेशन इस वीडियो से आराम से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली एक लाइक तो बनता है, ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए आप लाइव में कमेंट्स नहीं कर सकते और मैं कमेंट्स नहीं पढ़ सकता, तो बेटर है कि ये वीडियो आप पूरा देखिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको डाउट है या किसी ऑप्शन के बारे में डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप ये वीडियो सीरियसली देख रहे हो। इसके बाद हम रिप सेक्शन में लिंग्विस्टिक का एक वीडियो आपके साथ लेके आ रहे हैं। तब तक ये वीडियो पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए और लर्न ऑन के साथ UGEE 2024 और आगे आने वाली बिटसेट और CUET क्रैक कीजिए। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।